ऐसे हैं जो उनकी प्रेरणा से छात्र आंदोलन के अंदर, पार्टी के अंदर आए, तो हमारी प्रेरणा रही है। और मैं समझता हूँ कि जो पार्टी में नहीं भी आए, मेरी उम्र के, मेरे से बड़ी उम्र के भी उस समय के नौजवानों की वो एक आइकन थी, एक जिसको बोलते हैं प्रतीकात्मक एक शख्सियत, वो ऐसे आइकन थे। मैं तो कई बार कहता भी हूँ, वो अपने समय के वास्तव में भगत सिंह थे, एक क्रांतिकारी। मेरा तो खैर स्कूल के टाइम पे जब इन्होंने चर्चा की है, जो टीचर्स का 1973 का आंदोलन चल रहा था, हम 8वीं क्लास में, तो उस समय पे इनका संगठन, विद्यार्थियों का संगठन, अध्यापकों के आंदोलन का समर्थन कर रहा था, बल्कि संघर्ष समिति बाद में हमें बताया उन्होंने कि स्टूडेंट टीचर्स एक्शन कमेटी बनी थी संयुक्त, और वो इसका संचालन कर रहे थे। सबसे बड़ा आंदोलन था उस समय का, कहोगे आप, टीचर्स का जो चला था, जेल भरो आंदोलन, बड़ी संख्या में टीचर्स को टर्मिनेट किया गया था। उस समय के ऊपर हमारे टीचर्स ने बताया कि भाई 8वीं का बोर्ड का एग्जाम होते थे, इसका बायकॉट करना है, और विद्यार्थियों का एक नेता है पृथ्वी सिंह, या तो पहली बार उनका नाम स्कूल में पढ़ते हुए 8वीं क्लास में, जो अपने बोर्ड के एग्जाम का बायकॉट किया। तब से लेकर के वो एक फिगर एक दिमाग में थी। बाई चांस ऐसा होगा कि यहाँ कॉलेज में आने के बाद पृथ्वी सिंह का सगा भाई, उससे हमारा मित्रता बन गई, साथ इकट्ठे पढ़ते हुए, और ये अपने आप में एक, बाकी यहाँ आते थे वो पॉलिटेक्निक वगैरह में सिंह की बस्ती के ऊपर। पहली बार उनको मैंने वैसे भाषण के रूप में इमरजेंसी के बाद ही सुना, यहाँ एक सभा थी, नाम था, चर्चा थी, और बहुत सारे लोग थे। खैर बहुत सारे मेरे से पहले के साथी बैठे हैं, उनका मेरे से भी ज्यादा पहले का संपर्क रहा है, बहुत सारे संस्मरण है सब साथियों के बारे में, तो उनकी चर्चा नहीं की जा सकती। लेकिन वास्तव में बहुत ही ज्यादा गहरी एक मानवीय संवेदनाएं और एक छटपटाहट मुक्ति की, संघर्ष की उनके अंदर भरी पड़ी। खुद मतलब अस्थमा के बीमार थे वो, कई बार दौरा पड़ता था। आप सोच सकते हैं, किसी ने देखा हो तो अस्थमा का दौरा पड़ता है तो क्या हालत आदमी की होती है। उस समय वो आदमी ऐसा कि खुद की चिंता ना करके जो अपने साथ वाले हैं उनके बारे में ज्यादा फिक्रमंद रहना। आमतौर पर ये भी एक बार नहीं, कई बार ऐसा मौका भी बना, दफ्तर में हम इकट्ठे ही और उनको दौरा पड़ गया, और बिना बताए सुबह पृथ्वी सिंह गायब, दफ्तर में मिले। तो पृथ्वी कहाँ गए, तलाश की तो हॉस्पिटल में मिले। तो ये और लोगों को परेशानी ना उठाऊंगा, ये वो अपने आप ही उस समय के ऊपर हॉस्पिटल में। चलो ऐसा है कि ऐसे ही यादें बहुत सारी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि पृथ्वी सिंह की जो शख्सियत बनी है, वो भी जो पढ़ के सुनाया जगमती में अपनी माँ के बारे में, उसमें एक चीज उसने लिखी है, और मैं समझता हूँ वही है जो पृथ्वी सिंह की शख्सियत के बनने में सबसे महत्वपूर्ण रहा। क्योंकि एक आदमी जो इतना ज्यादा एक समय के ऊपर पॉपुलर रहा, लोकप्रिय रहा, जो बाद में हमें जानकारी मिली कि उसकी एक रैली के अंदर वो भाषण देने के लिए आ जाए, गाड़ी भेजने को, पैसे देने को तमाम तरह से तैयार, तो कुछ भी उस समय के ऊपर एमएलए, एमपी, मंत्री बनना कोई दिक्कत नहीं, वो अपने शिखर करते थे उस समय के लोकप्रिय। लेकिन वो डगमगाए नहीं, बड़ी नौकरी भी मिल गई थी उस समय, प्रोफेसरों की तनख्वाह नहीं थी, उससे कई ज्यादा, फोर्ड फाउंडेशन की। लेकिन उनको लगा फोर्ड फाउंडेशन ये अमेरिका का है, छोड़ के आ गए, डबल एमए थे, नौकरी छोड़ और पूरा अपने आप को समर्पित किया। तो वो इनके इस व्यक्तित्व के बनने में जो ये है ना, जो गरीबी का, अभाव का जो एहसास है,
जो एक साधारण परिवार में गांव में रहते हुए, वो एक परिस्थितियां भी थी, दौर भी था। हम खुद अपने जीवन के अंदर ये देखते हैं कि जो नया नया आजाद होने के बाद एक कॉमन एजुकेशन सिस्टम जो शुरू हुआ, उसमें जात पात के ये भेदभाव से टूट रहे थे। तो आपस में किसी भी जाति के बच्चे एक साथ खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, घरों में आना जाना इस तरह से, तो एक नया एक समाज उदय हो रहा है। हरियाणा भी अपनी एक पहचान हासिल कर रहा है, तो एक क्षेत्रीयता का भी एक भाव पैदा हुआ। उसी समय के ऊपर क्योंकि हरियाणा पंजाब बने थे, तो बिल्कुल एक क्षेत्रवाद की राजनीति से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय विचारधारा तक वो पहुंचे। तो उसकी ये पक्षधरता यही थी, एक किसान, गरीब किसान, मेहनतकश इंसान की, उनकी पीड़ाओं का एहसास गहरे तक था। वही पक्षधरता उनको यहां तक लेकर के, वरना तो उस आंदोलन का नेता था वो जिसमें कहा था चंडीगढ़ मारा है, सारे का सारा है। आंदोलन का नेता तो इसी से शुरुआत तो यही से, उस समय की जो क्षेत्रीय जिस तरह की। लेकिन इसके बावजूद भी जो इन्होंने कहा भी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष होते हुए भी उनकी पक्षधरता, ये बार बार जब गांव के बच्चे विद्यार्थी पढ़ने आते हैं, उनकी किताबों का, स्टेशनरी का, ये चीज, ये जो मांगे बनती हैं, तो ये वही है उनकी उसके प्रति एक बायसनेस का, जो पक्षधरता का जो एक पक्ष है, और जिसमें एक छटपटाहट है कुछ जानने की। क्योंकि उस समय ये दौर जो उन्होंने बताया 60s का, 60 के दशक का, पूरे देश के स्तर पर, हरियाणा में ही नहीं, अलग अलग राज्यों में छात्र आंदोलन, छात्र संगठन विकसित हो रहे हैं, और उसी का एक तरह से एक नेशनल लेवल के ऊपर जो स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया का बनना एक ये घटनाक्रम रहा, जिसमें वो ऑब्जर्वर के रूप में शुरू में पहले संगठन सम्मेलन के अंदर वो एक पर्यवेक्षक के रूप में, एक ऑब्जर्वर के रूप में शामिल होते हैं। फिर वहां स्थानीय स्तर के ऊपर भी कुछ सोशलिस्ट, कुछ कम्युनिस्ट, ऐसे जो सदानंद जैसे जो लिटरेचर वगैरह ये रखते थे, तो उनके संपर्क में वो आए हैं। और उसके बाद से जिंदगी भर उन्होंने आखिरी समय तक भी, मैं कहता हूं, उनका जानने की जो इच्छा है, अलग अलग सेक्टर्स के बारे में, दुनिया के बारे में सवाल रहते थे, पढ़ते रहते थे, पढ़ने की आदत उनकी कभी नहीं की, नोट करते थे। मैं तो कई बार क्या करता, या मैं मनुस्क्रिप्ट आपकी पढ़ेगा कौन जाए, पर उनका हैंडराइटिंग बढ़िया था ज्यादा अच्छा, तो मगर कौन पढ़ेगा आपको जाए पता ही ना, पर वो अपने नोट लेते रहते थे कुछ न कुछ उसमें से। तो सीखने की, जानने की हमेशा उनमें तीव्र इच्छा है, और यहीं से उनकी ये पक्षधरता जो मैं कह रहा कि वो एक वैज्ञानिक विचार के रूप में, एक पक्षधरता मजदूर के रूप में शुरू के CITU का, जैसे उन्होंने बताया, टेक्सटाइल के आंदोलन में लगातार विद्यार्थी आंदोलन में रहते हुए शुरू। खैर, तो उसी के चलते वो हरियाणा के स्तर पर भी मैं कहूँगा कि CPIM की शुरुआत थी, उसके अंदर शामिल हो गए थे, और वो तमाम किसानों के, मजदूरों के आंदोलन, एक डैशिंग, जिसको कहना है पहलकदमी लेने में, जोखिम उठाने में, वो तमाम सारी चीजें, ऐसी अनेकों घटनाएं हैं। मतलब एक तो मुझे अभी मैं आपको बताऊं कि जो VP सिंह के टाइम पे जब ये लागू किया गया ढंकल न इसका OBC की रिजर्वेशन का, मंडल कमीशन का, तो यहाँ बवाल उठा और अंबेडकर की मूर्ति तोड़ दी। हम दफ्तर में थे, प्रेमनगर में दफ्तर, पृथ्वी सिंह को पता लगा कि भैया ऐसा घटना हुआ, बोला फटाफट चल, वहां कट जाना है, ऐसे ऐसे हुआ है। उधर से अब क्योंकि उसकी प्रतिक्रिया में बड़ी संख्या में मोबिलाइज होकर के अनुसूचित जाति से लाए, और हमें चलना पड़ेगा। काफी बड़ी संख्या में लोग थे, गुस्सा था। अब उस तरह से देखा जाए तो जात का जो गुस्सा होता है, लेकिन हम पहुंच गए, स्कूटर में सोनीपत स्टैंड पे थोड़ा दूर सा खड़ा करके गए, और उनका वहां से निर्णय हुआ कि हम छोटू राम की मूर्ति तोड़ेंगे, छोटू राम पार्क की तरफ जाने का आह्वान। और उसमें कॉमरेड पृथ्वी सिंह, क्योंकि उनका एक नाम भी था, कुछ लोग जानते भी थे, हम भी पूरा जुट के हमने किया कि भाई, तो अगर ये हो गया तो हरियाणा के अंदर दंगे होंगे। सब आओ, हमने धक्के भी खाए, सब तरह से गाड़ी भी खाई, पर हम उसको रोक पाने में सफल हुए। आखिरकार वो पूरा जो
उल्टे आए तो स्कूटर हमारा भी टूट रहा था, एक दो ट्रैक्टर भी टूट गए थे और तोड़ दिए गए थे। ऐसे अनेकों घटना है। मतलब जो आप 84 के बाद के इंदिरा गांधी की हत्या के बाद का जो दंगे आतंकवाद का जो वातावरण था फतेहाबाद में, ऐसे अनेकों मौके हैं जिसमें पहलकदमी लेके परिस्थिति के अंदर हस्तक्षेप करना, सिर्फ परिस्थितियों का विश्लेषण करने तक नहीं है, बल्कि उसके अंदर हस्तक्षेप करना, उसको बदलने के लिए, ये खास एक व्यक्तित्व के अंदर थी। बाकी तमाम सारी चीजें हैं। तो खैर उन्हीं को याद करते हुए आज जो जिस विषय के ऊपर, और मैं समझता हूँ काफी माकूल ये चर्चा का विषय रखा है, काफी मैं कहूँगा कि जिन चुनौतियों के बारे में बोलने के लिए कहा गया है, बहुआयामी है, बहुकोणीय है। चुनौती जो है काफी जटिल है। और एक तो यह लगा लो, शुरुआत आड़े लगा लो, तो आप शायद फैक्टर आए हम मई के महीने में या बरसात, जो मौसम के अंदर जो बड़े बदलाव हो गए। अब मार्च के महीने में तो यह आ गई थी कि गर्मी रिकॉर्ड तोड़ेगी, मार्च के अंत के आते आते, और ईबीओ मई में बारिश का रिकॉर्ड टूट गया, अप्रैल के आखिर में आ गए, ये मई के आ गए, बारिश का रिकॉर्ड टूट गया। और कल में जब चौमासे का टाइम होगा उसका, उस टाइम पे बरसात ना हो, ऐसी आ रही है कि एलिनो इफेक्ट पड़ेगा, की बार बारिश शायद कम हो। लेकिन लगातार हम देख रहे हैं, और ये अपने यहाँ की स्थानीय समस्या नहीं है, ये पूरी दुनिया की समस्या है। पर्यावरण के स्तर पर बहुत बड़ा आज बिगाड़ हो चुका है, और ये बिगाड़ या जो जिस व्यवस्था के खिलाफ पृथ्वी सिंह लड़ते आए, संघर्ष करते आए, या राम की करनी नहीं है जो आप भुगत रहे हैं, या कुदरत की करनी और नहीं है, या बाकायदा ये जो उपभोक्ता समाज कह लो, आप व्यवस्था कह लो, या पूंजीवादी जो व्यवस्था कह लो, ये उसका परिणाम है जो आज हमारे साथ। तथाकथित जो विकसित देश जिनमें गए हैं, जो अपने आप को जनतंत्र के झंडावार बने दिखाई देते हैं, असल में ये जो विकास का तरीका जिस तरह का पूंजीवाद का जो बना है, ये उसकी परिणति है जो आज यहां पहुंची है। और ये बड़ा सवाल आज दुनिया के सामने है कि ये पर्यावरण को अगर नहीं बचाया गया तो यह मानव सभ्यता भी बच नहीं पाएगी। अपने तो दाना का संकट खड़ा हो जाएगा, जो के बोआ के ना करा तो किस टाइम पे क्या होगा, जरूरत है तो वर्षा नहीं, पूरा दिसंबर जनवरी फरवरी निकल गया, बाट देखते रहे, और जब दो फसल पक के तैयार हो गई उस टाइम पर नाश करने बरस गया। तो ये और पिछली बार दूसरी कहानी बनी थी, बारिश ठीक टाइम पे हो गई थी, पर कटाई के टाइम पर आग पड़ गई, कसुत्ता खड़े खड़े दाना नहीं बढ़ पाया ढंग का। ये लगातार स्थिति बनी। तो बहुत सारे देशों के लिए तो ये है कि वो अगर यूं ही चलता रहा, पानी का संकट बनेगा, ये सारे अपने पिघल रहे हैं ग्लेशियर बर्फ के, डूब जाएंगे, समुद्र का पानी ऊपर चढ़ता जा रहा है, तो काफी सारे देश तो डूब जाएंगे। कितने आग लग जाए ऐसे ऐसे देशों के स्तर पर, जहां कदे भी कोई पंखेता ही ना चाहते थे, उड़े एसी लगाने पड़ेंगे, ऐसी स्थितियां पैदा हो रही। तो दुनिया के सामने ये भी आज एक स्थिति जो पैदा हुई है, ये वास्तव में बड़ी चिंता के सरोकार की बात है। ये इस व्यवस्था के रहते हुए सारी चर्चाएं हैं, सम्मेलन है, सहमतियां भी हो जाती है, अकॉर्ड जिनको बोलते हैं, यूएनओ के लेवल पर चर्चा करके सारे देशों में कि भाई हाँ ये पर्यावरण को बचाना है, और इसमें और ज्यादा उत्सर्जन ना हो, हानिकारक जो गैसें हैं उनको रोका जाना चाहिए, उसमें कटौती की जानी चाहिए, टेम्परेचर इससे ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, 2030 तक का लक्ष्य रख दिया। लेकिन उसके बावजूद भी वो समझौते को तोड़ दिया जा रहा है, क्योंकि जो इसको बचाने के लिए खास तौर पर जिन चीजों की जरूरत है, तकनीक चाहिए, वो उन देशों के पास वो देने को तैयार नहीं, जिसके लिए वो जिम्मेदार उसके लिए भरपाई करने को तैयार नहीं। और जो विकासशील देश है, नए नए तो थोड़े बहुत आप अपने उद्योग लगा रहे हैं, कोयले तो कोई बिजली बना रहे हैं, उनके ऊपर वो फांसी लगाना था कि तुम्हारी वजह से होगी। यानी कि गरीब आदमी जो चूल्हे पर रोटी पोवा है वो तो बिला दोषी है, और जो दुनिया में सबसे ज्यादा ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं वह हमें उपदेश दें
कि तुम अपना धुआं बंद करो। जिनका यूं धुआं बंद हो गया तो उनका तो सब बंद हो गया। अपने आगे विकास के तो एक बात है, और वो भी अगर करवाना है तो उसकी वैकल्पिक व्यवस्थाएं आज है, साइंस पहुंच गई है, विज्ञान तकनीक उपलब्ध है। अगर उसका मुनाफे के लिए इस्तेमाल ना हो, मानव समाज के पक्ष में इस्तेमाल हो, अगर सब में मानवता की प्राथमिकता ये हो कि भाई दुनिया बचानी है, तो आज इंसान ने खोज कर ली है, बाकायदा वैकल्पिक स्रोत ऊर्जा के उसकी व्यवस्था की जा सकती, दुनिया को आसानी से बचाया जा सकता है। लेकिन ये मुनाफाखोर जो व्यवस्था है वो किसी भी तरह से इस पर समझौता करने को तैयार नहीं है अपने मुनाफे के कोशिश। और इसी के चलते हुए आज पूरी दुनिया एक ऐसे संकट में जा चुकी है जिसको हम कहते हैं कि व्यवस्था का ही संकट, पूरी दुनिया के स्तर पर ऐसा। अर्थशास्त्री बैठे हमारे बीच में, मतलब 2008 से लेकर जो कहा करते नव उदारवाद, निजीकरण, और पूरी दुनिया एक होगी, एक ग्लोबल विलेज बन गया है, और इस तक पता नहीं क्या होगा, विकास का राग पड़ता है दुनिया में। शुरू में लोगों में भ्रम भी पैदा हुए, लेकिन आखिरकार वास्तविकता वही है जो पृथ्वी सिंह या इसके साथी जो अब कहते आए थे कि ये बुलबुला है, फूटे से ये बुलबुला है जो भरा जा रहा है। पूरी दुनिया के संसाधनों को जिस तरह से दोहन पहले किया जाता रहा औपनिवेशिक, पूरी दुनिया को गुलाम बना करके किया गया, ये उस दोबारा से एक नव उदारवादी, एक नव साम्राज्यवादी व्यवस्था पूरी दुनिया के अंदर थोपी जा रही है। तो अल्टीमेटली वो गुब्बारा भी फूटा 2008 के अंदर अमेरिका से शुरू होकर के, और वो अपने 2008 के स्तर तक वापस बहाल भी नहीं हुआ ताकि फिर अपनी कोरोना आ गई, और उसके बाद ये यूक्रेन की लड़ाई है। सारी दुनिया में आज स्थिति यह है कि संकट गहरा है, महंगाई है, रोजगार है, गरीबी है, सब बढ़ रही है, लेकिन अमीरों की अमीरी भी उसी रफ्तार से बढ़ी, बल्कि ज्यादा रफ्तार से बढ़ी है। इस समय के ऊपर अगर देखेंगे तो सारी दुनिया में अमीरों की अमीरी, चंद लोगों की उस समय पर चमत्कारिक रूप से, अपने देश में भी और दुनिया में भी, बहुत ज्यादा उनका संपदा का संकेंद्रण, मतलब चंद हाथों में इकट्ठा होना चमत्कारिक रूप से, जिसमें कह जापा वो बड़ी है। और दूसरी तरफ बड़ी आबादी है जिसको दरिद्रता के सागर में धकेल दिया गया। और इसमें मुख्य बात यह है, मुख्य जो स्थिति जो इसके वजह से पैदा, ज्यादा टाइम ना लूं मैं इसको, वो ये है जिसको मैं व्यवस्था का संकट कह रहा हूं, वो ये है क्योंकि यह व्यवस्था जिसको आप नव उदारवादी व्यवस्था कह रहे थे, जिसको लेकर के नीतियां लागू की गई, जिसमें सरकार का काम कोई कारोबार करने का नहीं, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू डू बिजनेस, निजीकरण करो, यू काम कारोबारियों का, व्यापारियों का, मतलब कारोबारियों का, तो निजीकरण, ठेकाकरण, आउटसोर्सिंग, ये सारी चीजें जो की गई है उनके नतीजे के रूप में ये हुआ है कि एक तरफ क्योंकि सब किया गया, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कैसे कमाया, अधिक से अधिक मुनाफा कैसे कमाया जा सकता, और उसके लिए मुख्य बात यह है कि भाई लागत कम से कम कैसे, किसी भी चीज के उत्पादन में लागत खर्च कैसे घटे, श्रम की लागत कैसे घटे, मुख्य सिद्धांत इसमें उभर के आ गया। तो जाहिर है कि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए लागत खर्च, श्रम के ऊपर लागत खर्च, उसको घटाने पर जोर है। स्थायी रोजगार की बजाय ठेके पर है, उसकी जगह ऑटोमेटिक मशीन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक दौर आ गया, और संकट की स्थिति। तो मतलब आदमी को मशीन ने, आदमी ने ही उसका खोज किया है, लेकिन वो खोज तो किया सामाजिक अपने प्रयासों से, लेकिन उसका उपयोग हुआ है व्यक्तिगत मुनाफों के लिए। तो मुनाफा बढ़ाने के हवस में वो कम लोगों से ज्यादा उत्पादन करवाया जा सकता है, उत्पादन की क्षमताएं बहुत अपार होगी, तो बेरोजगारी, और जितने ज्यादा बेरोजगार उतने ही ज्यादा सस्ता श्रमिक मिलने की संभावना बड़ी। लेकिन इस मुनाफे के लिए अंतिम बात यह है कि एक तरफ मुनाफा ज्यादा से ज्यादा हासिल करने के लिए श्रम की लागत को कम किया जाए, और उसके लिए सारी दुनिया में है कि मजदूरी वेतन नहीं बढ़ रहे हैं बल्कि घट रहे हैं, जाम हो रहे हैं, अपने देश में भी दुनिया में भी, अमेरिका समेत।
कहानी आए, रोजगार बढ़ नहीं रहे, रोजगार विहीन विकास, ये कई सालों से आप लगातार कह रहे हैं, विकास है लेकिन रोजगार तो नहीं बढ़ रहा। तो लोगों को रोजगार नहीं बढ़ रहा, तो रोजगार में उनकी आमदनी नहीं बढ़ रही, तो जहां एक तरफ व्यक्तिगत मुनाफे के लिए श्रम की लागत को कम करना, उस पर खर्च कम करना, उसके लिए तमाम सारे काम किए जा रहे हैं, वही दूसरी सबसे बड़ी स्थिति यह है कि मुनाफा तो जब मिलेगा जब लोग बिक लेगी चीज, बिकेगी तो ही तो मुनाफा मिलेगी। अब वो बिके जब लोगों के पास आमदन बढ़े, खरीद शक्ति बढ़े, तो खरीदने की शक्ति तो लगातार कम होती जा रही, क्योंकि आपने वेतन घटा दिए, रोजगार आप बढ़ा नहीं रहे। तो सारी दुनिया के अंदर एक संकट ये खड़ा बना है, इसको आप अंतर्विरोध कह सकते हैं, बुनियादी स्थिति अंतर्विरोध यूं पैदा जब मिट सके जब लोगों के हाथ में रुपया हो, यानी कि कुछ ज्यादा निवेश करें, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है, सरकार कुछ निवेश करे, लोगों को आमदन बढ़े, रोजगार मिले, तो मार्केट में मांग बढ़े, तो संकट हो कम। उसकी बजाय हो जा रहा है कि क्योंकि एक वागाना जिसका भाई लव मुंह लाग गया, अब ये जो मुनाफे की हवस है पूंजी की, जो इतनी बड़े पैमाने के ऊपर जो बनी है, वो इस पर बहुत सारे अर्थशास्त्री दुनिया के कह रहे हैं कि व्यवस्था बचानी है तो अमीरों पर टैक्स लगाने पड़ेंगे, सरकार को अपने यहां से कुछ निवेश बढ़ाने पड़ेंगे, किसी न किसी बहाने से लोगों के पास काम मिलना चाहिए, उनके हाथ में पैसा आना चाहिए ताकि खरीदने की क्षमता बढ़े। जो असमानता है, गैर बराबरी है या घटे, वरना दुनिया मेरा वॉल्केनो पर, ज्वालामुखी के ऊपर है। ऐसे अनेकों अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने ये कहा है कि भाई यू काम आपको उनके ऊपर, बड़े कॉर्पोरेट, बड़े पूंजीपति, उनके ऊपर ज्यादा टैक्स बढ़ाना चाहिए, उनके ऊपर वेल्थ टैक्स भी बढ़ाना चाहिए, यानी कि जो संपदा बनेगी उसके ऊपर टैक्स बढ़ना चाहिए, उनके ऊपर जो इनहेरिटेंस टैक्स है, यानी कि जो एक अपने वंश के पास जो पहुंचता है, अपने उनके बालका के पास, उसके ऊपर टैक्स बढ़ना चाहिए। किसी न किसी तरह से सरकार के पास रेवेन्यू ज्यादा इकट्ठा हो ताकि सार्वजनिक निवेश हो सके, लोगों के पास रोजगार मिले। मतलब 100 से ज्यादा देशों ने इकट्ठा होकर यूं फैसला भी कर लिया कि न्यूनतम वो पता नहीं कितना 15 या 20% कॉर्पोरेट मिनिमम पूरी दुनिया में यूं टैक्स लगना चाहिए, लागू नहीं, क्योंकि ये इतनी पावरफुल हो गई है, ये पूरा का पूरा ये जो दौलतमंद जो लोग हैं, दुनिया की राजनीति उनकी कठपुतली बनी, वो संचालित करते हैं, नीतियां वो संचालित करते हैं। तो इस आधार के ऊपर और दूसरा तरीका क्या है, सिर्फ मुनाफे का नहीं, हड़पो दुनिया को। तो जैसे पहले दुनिया को हड़पा गया था, गुलाम बनाया गया था, उसी तरह से एक आक्रामकता है, और वो है कि अपना दुनिया पर जो वर्चस्व है उसको, जो आज थोड़ा हिलता दिखाई दे रहा है, खास तौर पे इसी समय के ऊपर एक समाजवादी देश चाइना जो इस रास्ते पर चला, वो आज दुनिया की एक बड़ी ताकत, आर्थिक ताकत उभरा है दुनिया के स्तर के ऊपर। उसके लिए, साम्राज्यवाद के लिए, खासतौर पर अमेरिकन के नेतृत्व में पूरे साम्राज्यवादी खेमे के लिए वो आज एक बड़ी चुनौती दिखाई देता है। उसको कैसे घेरा जाए, उसको कैसे रोका जाए, इसके लिए अपनी शक्ति को बढ़ाओ, सैनिक शक्ति को बढ़ाओ, और यू नाटो का विस्तार लगातार करते करते, या जो रूस और यूक्रेन की जो लड़ाई है, असल में रूस और यूक्रेन के बीच की लड़ाई नहीं है, या तो यूक्रेन के मैदान पर लड़ाई है, या लड़ाई तो असल में अमेरिका के नेतृत्व में नाटो की और रूस के बीच में है। और उनकी नीयत ये है, इसके पीछे ये है कि रूस किसी तरह से उनके हाथ में आ जाए, रूस को कमजोर किया जाए, उनके पक्ष की कोई किसी तरह से वहां सत्ता परिवर्तन हो ताकि चाइना को वो आसानी से घेराबंदी कर सके। इसके पीछे के खेल ये है, उसी के चलते हुए चल रहा है। अब दुनिया मरती मरो, अब इस लड़ाई का 14 महीने हो गए चलते हुए, इसके पर्यावरण पे क्या असर पड़े हैं, इसके सप्लाई चेन पे लोगों की, क्योंकि उसमें लोगों को ऊर्जा नहीं मिल रही है, खाने का अनाज नहीं मिल रहा है। यूक्रेन अकेला देश ऐसा है जो दुनिया के अन्न व्यापार में काफी बड़ा योगदान देता है। कई देशों के लिए भूखामण की हालत है, लोगों के लिए अनाज पूरा नहीं मिल रहा है, लेकिन वो कह रहा था बुढ़ा मरो जय जवान, अपना हत्या से थी काम। साम्राज्यवाद के लिए अपनी पूरी, यानी कि ये दो जिसको आप दौलतमंद जो व्यवस्था है, उसके लिए प्राथमिक चीज है प्रकृति का चाहे नाश हो, पर्यावरण का हो, कितने मरे क्या हो,
अब पूरा यूक्रेन तहस नहस हो रहा, लोग मर रहे हैं, सब हो रहे हैं, पर मरते मरो, क्या हम जाएंगे तेरे पास से खड़े हथियार देंगे, तू जो जा होगा देख। अब उनके कंधे पर हथियार रख करके और पूरा बर्बाद किया। बड़ी चुनौती है दुनिया के सामने कि आज अब वो यह लड़ाई कड़ा पहुंच जाएगी। आखिरकार रूस तो कह रहा है हमारे लिए तो अस्तित्व का सवाल है, बिल्कुल उनके यहां आकर के नाटो खड़ा हो गया है। तो चिंता इस बात की है किसी समय पर ऐसी स्थिति आ जाके कोई न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल ना हो जाए, और वो हो गया तो क्या बढ़ेगा दुनिया का। चिंता की चुनौती अपने आप में कई मायनों में मैं कह रहा हूं कि ये पर्यावरण की वजह से है या इस लड़ाई युद्ध की वजह से है, इंसानी समाज के लिए अस्तित्व की सवाल खड़े हो जाते हैं। इसे हालांकि इसी बीच में से मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, बाद में अपन चर्चा करेंगे कि हमेशा परिस्थितियां एक तरह नहीं चलती, विरोधाभासी के अंदर अंतर्विरोध खड़े होते हैं, और जिसा साम्राज्यवाद चाह रहा है उसके मुताबिक नहीं हो रहा, दुनिया उसके मुताबिक अपनी अलग से भी विकास क्रम हो रहा है, नए समीकरण भी उभर रहे हैं। पर हमारे सामने आज में चुनौतियों के स्तर पर चर्चा करें तो बड़ी आज चुनौती हमारे सामने उभरी है, और हमारे लिए अफसोस की बात यह है कि इसमें आज अपने देश की जो सरकार है, जो लोग सत्ता में है, वो आज उसके तले डूबे हैं। साम्राज्यवाद का आज भारत वो देश जो एक समय के ऊपर नए आजाद हुए देशों का प्रतिनिधित्व करता था, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना करने वाला था, साम्राज्यवाद के खिलाफ जो एक मुखर आवाज थी, आज वो साम्राज्यवाद का एक तलेडू बन गया, उसका एक जूनियर पार्टनर है, उसका एक सबोर्डिनेट। सबसे ज्यादा चिंता की बात हमारे सामने कि हम कहां पहुंचे, हिंदुस्तान कहां किस मुकाम पर है। जो एक समय के ऊपर वियतनाम, तेरा नाम मेरा नाम वियतनाम, उसका समर्थन करते रहे, आप दक्षिण अफ्रीका की आजादी का समर्थन करते, आप फिलिस्तीन का आजादी का करते, आप बांग्लादेश की आजादी के में तो बहुत बड़ा योगदान हमारा है। तो एक समय जो था, आज स्थिति यह है कि हमारा देश का प्रधानमंत्री वो इजराइल जाता है, जिसके साथ हमारा कभी डिप्लोमेटिक भी एक समय पर नहीं थे संबंध, लेकिन फिलिस्तीन नहीं जाता। फिलिस्तीन के खिलाफ, फिलिस्तीन के ऊपर रेजोल्यूशन के ऊपर इंडिया वोट नहीं कर रहा है, एब्सटेन कर रहा है, जिसका लगातार समर्थन करता रहा। जो साम्राज्यवाद की शुरू दिन से एक चाल रही, एक रणनीति रही कि दुनिया के दो बड़े देश भारत और चीन, ये इनके बीच में आपस में मित्रता नहीं बननी चाहिए। लड़ाई भी हुई, लेकिन उस लड़ाई के बाद से अब स्थिति बनी कि जो एहसास भी पैदा हुआ कि भैया बॉर्डर के जो डिस्प्यूट है, जो सीमा के जो विवाद है, ये लड़ाई तो बनी खत्म, बातचीत हो, और बातचीत हुई थी, और 30, 35, 40 साल का समय ऐसा भी रहा कि दोनों के बॉर्डर पे गोली तक नहीं चली। लेकिन आज हालत ये पहुंच गई है क्योंकि हम जितना अमेरिका के खेमे में जाते जा रहे हैं, और वो उसके लिए चाइना, चीन जो है मुख्य शत्रु के रूप में अगला डिक्लेयर कर रखा, घेराबंदी कर रहा है। और उस घेराबंदी में, चीन की घेराबंदी में जो नया क्वाड 4 देशों का संगठन बनाया है, रणनीतिक संगठन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, और भारत उसका हिस्सा है। तो होना भी चाहिए कि हम दोनों पड़ोसी हैं। अब रूस का चीन के बीच में भी झगड़ा था, उनके बीच भारत 62 में लड़ाई, उनके 69 में भी आपस में लड़ाई। आज वो एक खास परिस्थिति में ये विवाद को छोड़ करके दुनिया की जिस परिस्थितियों में इकट्ठे हुए हैं, और क्या जापान का अमेरिका का नहीं था, दोनों साम्राज्यवाद इसमें थे। पहला आइटम बम तो अमेरिका ने जापान पे गिरा था, आज वो भी तो इकट्ठे हैं। तो एक है कि हम अपने राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता दी। यूक्रेन की लड़ाई ने दिखाई दी, यूक्रेन की लड़ाई ने इनकी जो विदेश नीति की जड़ पाड़ के दिखाई दी। इतना ही तो ईरान जिसे के ऊपर तो हमारा देश, मतलब हमारा पड़ोसी भी लगा लो, नजदीक है, सस्ता तेल देने में तैयार अगला ईरान, और रुपया के बदले देने में तैयार, अपना बैंक खोलने ईरान तैयार था, बंदरगाह हम बनाने लग रहे थे वहां पे। लेकिन अमेरिका ने क्योंकि उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, कह दिया कोई भी इसका साथ कारोबार नहीं करेगा, और अपन उस देश के साथ जो हमने तेल देने में तैयार, हमारा परंपरागत मित्र, बंदरगाह हम बनाने लग रहे, सारी चीजें उसके साथ
व्यापार बंद कर दिया। ईबीआर रूस के लिए करके दिखाओ, प्रतिबंध रूस के ऊपर भी लगाया, उसने कहा प्रतिबंध है। लेकिन सवाल यही है कि आज जो हम बार बार कहते थे, हमारी विदेश नीति के लिए प्राथमिकता हमारे राष्ट्रीय हित होने चाहिए। हालत तो ये है कि आज रूस के साथ तो ये हो गया, वो तेल की खरीद बढ़ा दी और उसके चलते हुए अंबानी जी आज के दिन सबसे ज्यादा कमाई होने दी। सारा यूरोप और अमेरिका तक तेल बिका है, हमारा रिफाइंड रूस तेल है, रूस से सस्ता तेल मिल रहा है कच्चा, और आना रिफाइन कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों में पढ़ रहा था, साथी डॉक्टर सुरेंद्र कुमार बैठे हैं, हमारा टोटल एक्सपोर्ट, हालांकि एक्सपोर्ट कम हुआ है, बैलेंस इंपोर्ट के मुकाबले अभी भी घाटे में है, लेकिन जो एक्सपोर्ट है भी उसमें एक बड़ा आइटम, लगभग अकेला चौथाई हिस्सा वो इस रिफाइंड ऑयल का है। तेल जो बेचे, तेल हमारा तो होता नहीं कच्चा तेल, कच्चा तेल तो हम बाहर से खरीद रहे हैं, और वो आज के दिन अपन रशिया से बड़ा हिस्सा उसका हम खरीद रहे हैं। जो हमसे पहले दूसरे देशों से अपन खरीदते थे वो अब रूस से ले रहे हैं। तो इसका फायदा उठाया जा रहा है, क्यों भी लगा लो, कोई तो यूरोप वालों को लिए भी, अमेरिका लिए कि भी जो रास्ता, क्योंकि सैंक्शंस की वजह से एकदम से गैस का तेल का सप्लाई जो बंद हुई, तो एक वैकल्पिक रास्ता उन्हें भी मिल गया, चाहे महंगे दाम पे, चाहे उसके प्रभाव पड़ भी रहे हैं, और सारे देशों के स्तर के ऊपर आज उसके खिलाफ आंदोलन हुई। खैर मैं अपने देश के स्तर पे आऊं तो ये स्थिति जो मैं कह रहा था कि क्यों बन गया आज देश ऐसा बड़ा, जिसकी परंपरा थी साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई दे करके, अनेकों कुर्बानियां दे करके आप यहां पहुंचे थे। और कोई भी देश छोटा हो, कितना भी कुछ हो, सबकी अपनी एक सॉवरेंटी है, संप्रभुता है, उसकी रक्षा होनी चाहिए, जो हम इस बात की वकालत करते थे। आज कैसे हम उसी साम्राज्यवाद के पाड़े के अंदर दाखिल हो जाते हैं, उसके तलेडू बन जाते हैं, यह स्थिति क्यों पहुंचती है? धीरे धीरे अब सवाल यही है कि एक समय के ऊपर जो हमने एक आत्मनिर्भरता का जो रास्ता थोड़ा भी जो अपनाया था, हालांकि उस समय के ऊपर भी ये सवाल थे कि हमारा जो अंदरूनी, जो हमारे देश की जो क्षमताएं थी, खासतौर पे खेती बाड़ी के लेवल पर, ये जो इसकी जो जंजीरें तोड़नी चाहिए थी। जो आजादी के आंदोलन में जो नारा लगा था, लैंड टू द टिलर, जमीन जोतने वाले का, उसका भूमि सुधार पूरे देश में लागू किया जाता, खेती के अंदर अगर विकास होता, हमारा देश के अंदर कुल मिलाकर के जो कह लो कि बाजार मार्केट का साथ अगर बढ़ता, दायरा बढ़ता, तो वो हमारी आत्मनिर्भरता का बुनियाद और ज्यादा मजबूत होती। लेकिन चुनिंदा 2-3 राज्यों के अंदर ये जो जिस तरह से आप ग्रीन रेवोल्यूशन का, जिसमें हमारा हरियाणा भी शामिल है, वो क्षेत्र कुछ चुनिंदा जगहों के ऊपर ये लागू किया गया खाद्य सुरक्षा की पूर्ति के लिए, हालांकि उसकी भी आज सीमाएं आ चुकी हैं। तो बुनियादी तौर पर जो जिस तरह का आजादी के आंदोलन के अंदर जो जिसकी जगवती चर्चा कर रही थी, जो सपने का जो लक्ष्य आपने जो तय किए थे, उससे उस रास्ते पर नहीं चला, उसके चलते हुए एक कमजोरी, एक निर्भरता बनी। एक समय तक सोवियत यूनियन जब था तो हमें बहुत बड़ा सहारा था, जो अभी तक भी जो रूस के साथ एक मित्रता हमारी रही है, बहुत सारी हमारी अभी भी जितने फाइटर प्लेन रक्षा उपकरण बहुत सारे अपने रूस से मिले हुए, बुनियादी जो उद्योग है वो रूस की उससे लगे थे एक समय के, तो थोड़ा उसके वजह से जो हमें सपोर्ट सहारा मिला, जब वो नहीं रहा तो उसके बाद और ज्यादा उसके पर निर्भरता का गया। और जिस तरह की नीतियां अख्तियार की गई नई नीतियों के नाम के ऊपर, उसका नतीजा यही था कि कॉर्पोरेट बड़ी, एक समय पर तो अपना एंटी मोनोपोली कानून बने थे हिंदुस्तान में, वो सब हटा दिए गए, तो मोनोपोली आज पहुंच गई कि धीरे धीरे अब राजनीति या देश की पूरी व्यवस्था, या कह सकते हैं अपन जिसको प्रभावित है, देश का विचार, सूचना तंत्र, सब कुछ आज उस पूंजी का, मतलब पूरा का पूरा आज जिसको आप ये गोजी मीडिया के रूप में देख रहे हैं, आप देखो किस तरह से सारा का सारा नियंत्रण आदमी, आम आदमी तक पहुंच तो बढ़ी मीडिया की। हमारे टाइम पर ये था कि रेडियो शुरू में आया था, वो भी कोई टाइम हुआ करता है, तो बस शाम को कुछ खबरें आऊंगी, बचपन में याद करके देखा, फिर टेलीविजन आया, अखबार,
धीरे धीरे अब आम आदमी तक वो जमा आ गए जो अपना मोबाइल इसमें सब, और सारे सूचना तंत्र के ऊपर बड़ी पूंजी का जिस तरह से कब्जा हो गया है, वो जो एजेंडा उनका है, प्रचार उसके हिसाब से लोगों को अपने जीवन के बारे में, अपने देश के बारे में, अपने समाज के बारे में क्या समस्याएं हैं, क्या मसले हैं, उन सब से ध्यान हटा करके बाकायदा कॉरपोरेट के हित में, बड़ी पूंजी के हित में, उनकी राजनीतिक स्वार्थों के लिए इन सब का इस्तेमाल किया। आज हालत यह है कि राजनीतिक पार्टियां तय नहीं करती कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। ये जो प्रधानमंत्री बन रहा है आज, जिसको दूसरा टर्म है, बीजेपी ने कैंडिडेट नहीं बनाया था इसको, बाकायदा कॉर्पोरेट्स के संगठन ने तय किया था ये होगा प्रधानमंत्री। गुजरात का मॉडल सब टाइम बताया, गुजरात मॉडल में आओ, गुजरात मॉडल पता नहीं आपको, लोगों तो देखा नहीं था कि जैसा मीडिया ने बताया, जैसा अखबार ने बताया, जैसा टेलीविजन पे देखा प्रचार होता कुछ गुजरात में मॉडल है। अब गुजरात मॉडल तो यूं था कि इसमें अडानी पैदा होया, 1 रुपये गज जमीन समुद्र का काठा बंदरगाह का लगता हुआ, और थोड़ी सी नहीं अनेकों। अडानी ऐसे ही आज दुनिया का 2 नंबर का बन गया, इसके तो गाड़ू बढ़ गए, सारी दुनिया को पता लग गया कि ये पूरा फर्जीवाड़ा अडानी को इतना बड़ा जो साम्राज्य उसका बना है, ये साम्राज्य ऐसे ही नहीं बना, बाकायदा ये यार पूंजीवाद का एक विशेष मॉडल के रूप में आप कह सकते हैं, खुल करके उगाड़े कि किस तरह से देश के हवाई अड्डे उसके हवाले की, बंदरगाहें उसके हवाले की। आज तो दुनिया का सबसे बड़ा पावर का प्लांट्स, कोल प्लांट्स लगाने वाला दुनिया का वो बन गया। तो तेल क्या, गैस क्या, कोयला क्या, बिजली उत्पादन क्या, वितरण क्या, ट्रांसमिशन क्या, तमाम क्षेत्रों में अडानी, रिटेल में, भंडारण में, ये जो सेलो वेलो जितने आप कह रहे हो, हर क्षेत्र के अंदर ऐसे ही दुनिया है। देश की जनता की गाड़ी कमाई, मेहनत की कमाई जो सार्वजनिक बैंकों में, संस्थाओं में भी रखी है, कैसे उनका प्रयोग इस साम्राज्य को खड़ा करने में किया गया है, दुरुपयोग करेंगे अपन खुल करके। तो ये गुजरात मॉडल यू था जो वहां से शुरू हुआ, और वो पूरे देश के स्तर पर आप उसको देख रहे हैं। और ये क्योंकि आज इस पूंजी की भी, लूट की भी ऑलरेडी पूरी दुनिया में आज, क्योंकि लोगों में जब बेरोजगारी बढ़ रही है, वेतन घट रहे हैं, जीवन जिंदा रहने की लागत बढ़ती जा रही है, तो लोगों में संतोष तो है, गुस्सा तो है, और वो अमेरिका तक हमने दिखाई दिया। याद होगा आपको कि कई दिनों तक, महीनों तक बल्कि वॉल स्ट्रीट के ऊपर लोग बैठे थे, कहा था ये लोकतंत्र की ठगतंत्र है, 99 वर्सेस 1%, ये नारे वहां अमेरिका में उठे थे। तो ये जो संकट है, इस संकट से जो चेतना लोगों के अंदर पैदा होती है कि इतने तो तुम जो कहते सरकार का कोई मतलब नहीं हस्तक्षेप करने का, और ये जो बैंक डूब गए, जब दिवालिया पिट गया तो सरकारी खजाना उनके लिए डुबो दिया। और लोग तो कह रहे हैं कि तुम अपनी बेल्ट टाइट करो, कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी, तुमके सार्वजनिक खर्चों अंदर कटौती है, वेलफेयर के अंदर सामाजिक कल्याणकारी उनके ऊपर कटौती है। तो ये जो चेतना लोगों के अंदर पैदा हुई, उसको कैसे तोड़ा जाए, उसको कैसे भटकाया जाए। तो उड़े उससे अमेरिका मत है, ये भी खड़े हुए संकट ये इनकी वजह से उड़े थे, ट्रम्प वजह पैदा हुए। ये आगे एशिया के लोग, ये खागे भरा रोजगार, ये काले लोग हैं, ये मुस्लिम जैसे टारगेट किए गए, टेररिज्म के साथ टैग कर दिया गया उनको। तो वो नस्लवाद का, अंधराष्ट्रवाद का तमाम के तमाम जो भावनाएं हैं उनको भड़काया। और ये अकेले अमेरिका में, पूरे यूरोप में भी आज आप देख रहे हैं। एक तरफ तो देखते हैं कि कोई देश ऐसा नहीं बच रहा आज यूरोप का जिसमें आंदोलन नहीं, हड़ताल नहीं है, बल्कि आप ये कहोगे कि ऐसे भी क्षेत्र हैं, यूक्रेन, अपना ब्रिटेन के अंदर 100 साल के इतिहास में हेल्थ का जो पब्लिक सेक्टर के स्ट्राइक नहीं किया, आज हेल्थ वर्कर्स भी स्ट्राइक गए। कोई सेक्शन ऐसा नहीं बच रहा आज ब्रिटेन का जो हड़ताल पर ना है। एक तरफ आंदोलन, लेकिन दूसरी तरफ यही है, उन्हीं में से खड़े होते हैं
इमिग्रेंट्स के खिलाफ, ये प्रवासी लोग बाहर से आ रहे हैं, इनकी समस्या की कड़ी है सारी। ऐसे अपने देश में है जो संकट है एक, उसके तहत सारी की सारी समस्याओं को अब सांप्रदायिकता के दायरे में, ये मुसलमान है, चार चार शादी करते हैं, जनसंख्या बढ़ रही है और इस वजह से संकट सारा का सारा। तो यहां पर भी इस तरह से सांप्रदायिकता, ये आज पूंजी की जरूरत पड़ेगी। शासक वर्ग जिनको बोलते हैं, सांप्रदायिकता उसकी आज जरूरत पड़ेगी। क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता, नस्लवाद, अंधराष्ट्रवाद, ये इन्हीं के ढाल के पीछे अपना लूट का काम करते रह सकते हैं। इनका इस्तेमाल है बड़े पैमाने पर, वो उसी के तहत है, ये उसी परियोजना का जिसको आप कहते हैं कि आज कॉरपोरेट का, यानी बड़ी पूंजी का और सांप्रदायिक ताकतों का एक गठजोड़ है जो देश की सत्ता पर कायम हुआ है। और ये साधारण सांप्रदायिक पार्टी नहीं है, ये बाकायदा मुसोलिनी के, हिटलर के, उसके विचार को लेकर के मानने वाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो बना था उस समय से, उसके अपने गुरुओं की किताबों में कि वो उसके सबसे ज्यादा उनसे सीखने की जरूरत है। उनके बुत लगाए जाने चाहिए, हिटलर के, मुसोलिनी के। तो ये हिटलर और मुसोलिनी का विचार आज देश के ऊपर सत्ता का उसी के प्रभाव के रूप में है कि आज जो जितना कुछ भी हमारे देश ने आजादी के बाद जो खड़ा किया था आत्मनिर्भरता का, जिसको आप कहें, तो देश का संविधान पहली बार संविधान में कहा कि हम शपथ लेते हैं कि हम एक सावरण, यानी कि एक संप्रभु, जनतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य का निर्माण करेंगे। तो संप्रभुता कड़े बचेगी। अगर आत्मनिर्भरता नहीं है तो संप्रभुता कैसे रहेगी? इसलिए तो तले डूबने गया, धीरे धीरे यहां पहुंच गए कि जो हमारी आत्मनिर्भरता के जितने भी हमने खड़े किए थे संसाधन, आज उन सब को तोड़ा गया है। मोनेटाइजेशन पाइपलाइन बना करके, प्राइवेटाइजेशन, बड़े बड़े सब उनके प्राइवेट उसके हवाले किए। हालत यहां तक पहुंची है कि देश की अपनी रक्षा के लिए उपकरण जो तैयार करने वाले उद्योग हैं उनको प्राइवेट किया जा रहा है। और प्राइवेट कर भी दिया तो अभी इंडियन एक्सप्रेस में पिछले दिनों स्टोरी कवर भी की, अडानी का अपना उद्योग है रक्षा उपकरण पैदा करने का, उसमें साझेदार है कंपनी। वो कंपनी किसकी है उसका नाम तो बताइए नहीं। कौन है जो जिसने निवेश किया है, कौन है हमारे देश से कमा करके जो मुनाफा बना रहा है, उसका नाम तो ही नहीं पता। संदिग्ध तरीकों से, अब देश की सुरक्षा का मामला है, कहां से पैसा आ रहा है, कहां जा रहा है, क्या ये हमारी एजेंसियों को नहीं पता है? ये ईडी, सीडी, तिवारा धकड़े, रोज सीबीआई छापे मारे हैं, सेबी, ये सब कहां सोए हुए। तो पूरी तरह से जिसको कहे बहुत ही आक्रामक ढंग से कांग्रेस ने नीतियां लागू की थी म्यूजिकल की, लेकिन आज के समय पर क्योंकि लोगों को तो एक तरह से वो जो साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ते हुए जो हमारी एक चेतना पैदा हुई थी राष्ट्रवाद की, उसको तोड़ करके एक राष्ट्रवाद जो धर्म के आधार पर, हिंदुत्व के, वो राष्ट्रवाद खड़ा किया। लोगों को इस तरह से भ्रमित करते हुए तमाम आपका मीडिया, सूचना तंत्र, संगठन, भारी पैसा ऐसे ही नहीं है, मतलब मोदी जी को या उनको सत्ता में लाने के लिए किस तरह से आज और उसके आने के बाद कितने बड़े पैमाने भ्रष्टाचार, जिसके खिलाफ वो जो बैठा था अपना दिल्ली के अंदर आंदोलन चला था, अन्ना हजारे जी, लोकपाल कड़ा गया, लोकपाल कड़ा गए अन्ना हजारे जी, बाकायदा संवैधानिक मतलब कानूनी दर्जा भ्रष्टाचार को दे दिया गया। इलेक्टोरल बॉन्ड गैर संवैधानिक ढंग से लाए गए, मतलब फाइनेंस बिल के साथ जोड़ करके इलेक्टोरल बॉन्ड्स, चुनाव के लिए पैसा। उस समय का इलेक्शन कमीशन का, उस समय का रिजर्व बैंक का अपनी पोजीशन है, ये कहा कि अगर ये पैसा आएगा तो इसमें शेल कंपनियां भी आएंगी, मतलब बाहर का पैसा भी आएगा। हमारे देश की राजनीति के अंदर यह हस्तक्षेप होगा और इसमें फ्री फेयर इलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इलेक्टोरल बॉन्ड का विरोध किया इलेक्शन कमीशन उस समय।
लेकिन आज इलेक्शन कमीशन वो भी तले डूब, फालतू बड़ी की तमाम संस्थाएं, मतलब चमत्कारिक ढंग से जो सुप्रीम कोर्ट ने भी जिसका संज्ञान लिया, हालांकि उसके ऊपर अलग से केस नहीं है, लेकिन उस प्रोसेस के अंदर जब ये चल रहा था अपना इलेक्शन कमीशन के बारे में, तो तभी चर्चा हमारी एक आदमी आज ही रिटायर होने के लिए, वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए अप्लाई करता है, स्वैच्छिक आईएएस है कि वो मैं स्वैच्छिक तौर पर रिटायरमेंट लेता हूं, इसका उससे दिन उसने मंजूरी मिल जाए और उससे दिन वो इलेक्शन कमीशन भी बन जाए। तो 24 घंटे के अंदर अंदर मतलब एक आदमी, तो ये इतना तेज गति से फाइलें काम करती हैं। इस तरह से आज अपन जो भी हमारी संवैधानिक व्यवस्था जो खड़ी की गई थी आजादी के बाद से, वो तमाम की तमाम के ऊपर हमला है। एक एक करके अपना देख रहे हैं। मैंने कहा कि आज ये पैसा जो है कितनी बड़ी तादाद के अंदर जो आ रहा है, और जिसका बड़ा हिस्सा बीजेपी को, शासक पार्टी को, और इलेक्टोरल बॉन्ड का ही नहीं है। कितना और पैसा कहां से कॉर्पोरेट्स लगा रहे हैं और किन किन धंधों से आ रहा है। मतलब एकदम से अचानक अपने हरियाणा में पूरे देश में बीजेपी के इतने सारे दफ्तर फटाफट खड़े हो गए, और आलीशान दफ्तर कहां से आ गए पैसा इतना? पूरी एक होल टाइमर्स की, यानी कि हजारों लोगों की फौज जो सोशल मीडिया के ऊपर किसको ट्रोल करना, क्या प्रचार करना, खड़ी कर रखी है। पन्ना प्रमुख तक, यानी कि गांव में 20 आदमियों तक भी एक आदमी उसको फाइनेंस किया जाना है, तमाम तरह के सब, यानी कि सिर्फ टेलीविजन अखबार वहां तक नहीं है, नीचे तक। तो हर तरह से कोई एमएलए, एमपी, दूसरी पार्टी को तोड़ा जाना, क्या लाभ दिए जाने हैं, डर से, लोभ से, किसी भी तरह से। तो इस तरह से आज, और ये आप सवाल खड़े हो रहे हैं प्राइम मिनिस्टर केयर फंड के बारे में, था मतलब आपदा राहत के लिए पहले भी था, लेकिन आपदा के समय के ऊपर ये बनाया गया प्राइवेट है, और उसमें ज्यादातर पैसा जितना आया है उसके अंदर उसका बड़ा हिस्सा है आपके पब्लिक सेक्टर से, सरकारी निकायों से। पैसा सरकारी निकायों से है, लेकिन ट्रस्ट करना प्राइवेट है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वो अध्यक्ष है ट्रस्ट का, आपके मंत्री उसके मेंबर है, सरकार के मंत्री मेंबर है, प्रधानमंत्री उसका अध्यक्ष है, और वह प्राइवेट ट्रस्ट है, और पैसा भी सरकार का है, और उसका हिसाब नहीं, उसका ऑडिट नहीं हो सकता, वो पार्लियामेंट के लिए जवाबदेही नहीं है। तो वो पैसा कितने भी खर्चो, कोई हिसाब किताब देने की जरूरत नहीं, कड़ा खर्चा लोगों ने आपदा खातिर राहत के लिए दिया है, एमएलए एमपी खरीदने खातिर दिया है, मंत्री खरीदने खातिर दिया है, चुनाव में खर्च कराया, कड़ा कराया, दफ्तर बनाने खातिर कराया है। देश को ये सवाल तो करने पड़े हैं, पर कोई सवाल कर दे तो ये देश शुरू हो जाता है। आज हालत तो ये है कि हमने तो सुना करते, देखा भी करते कि बस संसद निचालन दी, विपक्ष खड़ा होगा, बायकॉट कर दिया, रोड़ा कर दिया किसी मसले के ऊपर। पर ये पहली बार देख रहे आप आगे देश की संसद में सत्ता पक्ष नहीं चलने दे रहा, पूरा ये सत्र चला गया आपका, बिना बहस का बजट पास, बिना बहस का कानून, सत्ता पक्ष संसद के अंदर चलने नहीं दे रहा। और चलने इसलिए नहीं दे रहा कि उसने जो सवाल किए जा रहे उसका जवाब ना देना पड़े। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई, अडानी के बारे में फर्जीवाड़ा सामने आया है, अडानी के मोदी के क्या रिश्ते हैं, इनको लेकर के सवाल पूछे गए हैं। जो भी पहली बार है कि अपन संसद के अंदर थोक में एमपी के जो भाषण है, जहां कहीं पे भी सवाल किए जा रहे हैं मोदी अडानी को लेकर के, वो सब के मिटा दिए गए। कल ने कोई रिसर्च भी करना था तो रिकॉर्ड में नहीं बना, कार्रवाई से हटा दिया। हालत यह है कि कोई एमपी आज लेख भी लिख देता है, उसको नोटिस दे दिया राज्यसभा का एमपी हमारा सीपीआईएम का। तो बिल्कुल विपक्ष की बोलती बंद करने का, पहले कहते कांग्रेस मुक्त भारत,
अब है विपक्ष मुक्त भारत, तो विपक्ष नहीं, तो उसके लिए है तो हिंदू राष्ट्र का जो इनका अपना लक्ष्य, जो आरएसएस का रहा है, बिल्कुल फांसीवादी जो संगठन रहा है, उसके एजेंडे को लागू करने का पूरी ताकत के साथ, इसमें पूरी कॉर्पोरेट शासक वर्गों की पूरी आज इनको सपोर्ट है इसको लागू करने की, क्योंकि हिटलर भी ऐसे ही नहीं पैदा हुआ था, वो भी इन्हीं ताकतों के समर्थन से पैदा हुआ। तो इस तरह से एक बड़ी चुनौती आज है, और वो है कि ये ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से जो नीति आज लागू की जा रही है, जिसकी वजह से लोगों को गुस्सा नहीं है, असंतोष हर सेक्शन में, क्योंकि आप देख रहे हैं रिकॉर्ड उठा करके सन 80 की बात है, 80 के अगर आधार पर देखें तो देश में कोई भी चीज पैदा होती थी उसके ऊपर जो कहना श्रम की लागत, उसका हिस्सा 30% था औसत, और मुनाफे का था 15.कुछ, और आज वो हिस्सा घटकर 30 जो श्रम के ऊपर जो लागत है वो हिस्सा घटकर 1/3 10% पाया, और मुनाफे का वो 41% से ऊपर औसत, तो एक पूरा, तो उसकी जैसे आप देख रहे हैं लगातार आंकड़े आ रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है, और एक नई जो टर्म से ज्यादा साथी नहीं समझते होंगे, बहुत सारे जिन्हें लेबर पार्टिसिपेशन कहे हैं, हिस्सेदारी, श्रमिकों की हिस्सेदारी संख्या वो नहीं बढ़ रही है, तो बड़ी संख्या में लोग जिन्हें रोजगार की तलाश उम्मीद ही छोड़ दी, वे भयंकर बेरोजगारी है, महंगाई है, खेती संकट में है, आत्महत्याएं हो रही हैं नौजवानों की सब सेक्शन में, उसके बावजूद भी ऐसा नहीं है कि आंदोलन नहीं है, अलग अलग सेक्शंस के अपना देखा है, अपने हरियाणा में देखा, स्कीम वर्कर्स की हड़ताल है, महीनों महीनों की हड़ताल है, किसानों के आंदोलन है, कर्मचारियों के प्रदर्शन है, अपना सरपंचता ही आंदोलन कर रहे हैं, पूरे देश के स्तर के ऊपर आप देखेंगे बिजली के कर्मचारी अभी 3-4 राज्यों के अंदर, मतलब उसमें अधिकारी तब एक शामिल है। हालत ये है कि हमारे जो मैंने आपको बताया कि डिफेंस सेक्टर के जब उसको कॉर्पोरेट बनाया था उसके खिलाफ हड़ताल, तो हड़ताल को कानूनी रूप से बैन कर दिया गया, कोई भी अगर इस हड़ताल का हड़ताल करेंगे तो नौकरी जाएगी, कोई इसका समर्थन करेगा तो 2 साल की जेल होगी, चंदा भी देगा तो कानून पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति आज अपने सामने खड़ी है कि विरोध भी है, गुस्सा भी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये गुस्सा वो राजनीतिक तौर पर विकल्पहीनता जिसके कह रहा वो एक दिखाई दे रही है, क्योंकि उसके लिए ही तो है, ये तोड़ युद्धों के गुस्से का ही तोड़ है, जो अंधराष्ट्रवाद का, जो क्षेत्रीयता का, जाति का, धार्मिक विश्वासों का, इनका इस्तेमाल, सांप्रदायिकता का, तो लोगों की एकता को तोड़ा जाए, प्रतिरोध को तोड़ा जाए, उसके लिए इसका हथियार का इस्तेमाल किया जा रहा है, और पूरी ताकत के साथ किया जा रहा है, हर बेशर्मी के साथ किया जा रहा है। किसानों को अच्छा आपने देखा उस टाइम पर, मतलब पंजाब के, हरियाणा के किसानों की एकता को तोड़ने के लिए हमारे जो विवाद के मुद्दे थे उनको उठाया गया, खालिस्तानी कहा गया, 26 जनवरी को कितनी बड़ी साजिश रची गई, वहां खालिस्तान का वाला झंडा फहरा दिया, ये कर दिया, हर हथकंडे, हर जगह आंदोलनों को विफल करने के लिए, तोड़ने के लिए, लोगों की एकता को तोड़ने के लिए कोशिश की जाती है बड़े पैमाने पर। तो सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति हमारे सामने ये है कि जहां एक तरफ हमला है, देश की संप्रभुता पर हमला है, और हमारे तमाम संवैधानिक व्यवस्था के ऊपर हमला है, न पार्लियामेंट आज कोई बात हो सकती, कोई सवाल नहीं कर सकता, कोई डिस्कशन नहीं होता, कोई बहस नहीं, मतलब लेबर कानून देश के, भगत सिंह ने भी मतलब पर्चा डाला था तो ट्रेड डिस्प्यूट बिल को लेकर के डाला था, अंग्रेजों के जमाने से लड़ाई लड़के अपन ट्रेड यूनियन अधिकार हासिल किए हैं, यूनियन बनाने का अधिकार, उसके बाद ये सब, लेकिन उस समय के ऊपर जब कोई विपक्ष नहीं है संसद के अंदर, कृषि कानून पास किए गए, कृषि कानून के ऊपर भी अपन देखा कि वो मांग करने वाले कि इसके ऊपर वोट होनी चाहिए कि बस सिलेक्ट कमेटी को जाओ या स्टैंडिंग कमेटी को जाए, इसको अभी पास ना किया जाए, 8 के 8 जो मांग करने वाले तो सस्पेंड, इसके विरोध में बहिष्कार कर दिया विपक्ष ने, विपक्ष है नहीं,
कोई पर्दा नहीं है, जनतंत्र का कोई ढोंग नहीं है। तो जब विपक्ष नहीं है तो उस समय पर सारे लेबर कोड एक उसमें पास हो गए, सारे कानून को। तो ना संसद के स्तर पर है, जुडिशरी की हालत ये है कि सरकार के पक्ष का कॉलेजियम यानी कि सुप्रीम कोर्ट नए अगर जज नियुक्ति के लिए कोई सिफारिश करता है तो इनका मानस है तो फटाफट, और जो इनका सूत नहीं आता उसकी तो हालत यह है, वो जो मुरलीधर जज का वो तो अल्टीमेटली उसकी उम्र लकड़ी की नियुक्ति नहीं है। एक मुरलीधर नहीं है, ऐसे अनेकों। एक वह जो बाकायदा यानी कि बीजेपी की बाकायदा अध्यक्ष नहीं, उपाध्यक्ष तमिलनाडु से, वहां के वकीलों ने बाकायदा डेलीगेशन लेकर के आए सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस से मिले। चीफ जस्टिस ने कहा भी कि ये चीजें हमारे संज्ञान में नहीं थी, कल इस पर बात करेंगे। बात करने तो पहला तड़के 8 बजे शपथ दिलवाया जिस टाइम दिल्ली करने तो पहले हाँ शपथ होगी, वैसे कुछ नहीं हो सकता। तो जुडिशरी हर तमाम क्षेत्रों के अंदर आज आरएसएस घुसपैठ कर चुका है। वो आपकी सेना हो, वो आपकी न्यायपालिका हो, हर क्षेत्र के अंदर ये बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति देश के सामने बनी। ऐसे में हमारे सामने जो जिसका रखा है, एक ही चीज है जो स्थिति से हमें बचा सकती है, जो कि काफी चुनौतीपूर्ण है। अपने आप अभी अब किसानों का आंदोलन चला, ठीक है, मजदूरों का, ट्रेड यूनियंस का, सबका सपोर्ट रहा, लेकिन नीचे के स्तर पर जिस तरह की लगातार उनकी कोशिशें हुई है, मतलब एक ही तरह से नहीं है। ये जो जाट आरक्षण आंदोलन में जो आग लगी, जिस तरह का हिंसा भड़की, ये ऐसा नहीं है होने दिया गया, जैसे पुलवामा होने दिया गया। देखो ना, मतलब आपका ही, इनका ही गवर्नर था, आज वो कह रहा है ये बात कि भाई ये बहुत बड़ी विफलता है। क्या 5 जहाज भी देश की सरकार उपलब्ध नहीं करवा सकती? कैसे भेजा गया इतना बड़ा? हम भी उस समय सवाल कर रहे थे, लेकिन उस समय ये सवाल करने वाले तो सब के सब तो सेना के मनोबल को तोड़ने वाले थे। आज उनका है मानस, उसका है गवर्नर उस टाइम पे था, वो उसका वो बोल रहा है कि ये हुआ। मैं तो उस समय पे भी कहा था, प्रधानमंत्री को कहा कि हमारी चूक है, और अगले ने कहा चुप रहना। राष्ट्रीय सुरक्षा जो है वो अपना सलाहकार है, वो भी कहा चुप रहना, बोलना नहीं है। और अब कहे कि जब ना बोला तो आज भी बोल रहा है तो कम से कम उसका जवाब तो दो। तो ये तमाम स्थिति के लिए आज हमारे सामने है कि ये जो लोगों में असंतोष है अलग अलग जगह, उसकी अभिव्यक्ति भी हुई, लेकिन कैसे उसको एक अपना भी खुद किया अगर जांच पड़ताल करें बहुत लंबे समय तक, ये जो ना आर्थिक मांगों तक आप रहते हैं, ये वेतन बढ़ जाए, ये भत्ते बढ़ जाए, रिटायरमेंट का एज भी बढ़ जाए। हालांकि फ्रांस में तो आंदोलन चल रहा है कि रिटायरमेंट एज भी बढ़नी चाहिए। और आज हालत यह है कि मिडिल क्लास इतनी स्वार्थी बन गई कि उन रिटायरमेंट के बाद भी थोड़ी तनख्वाह पे भी दे दो, दोबारा नए नौजवान की नौकरी की बजाय उन न कह दे, उस पर भी तैयार हो जाए, हमें पिए चाहिए, क्यों करे चाहिए। तो इस तरह से अपनी सिर्फ आर्थिक स्वार्थ मांगों तक सीमित रह करके आंदोलन हुए हैं, उपलब्धियां भी हुई। लेकिन यही है कि वो आंदोलन हुआ है जो बड़े बड़े LIC, बैंकों के, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारी, बड़ी बड़ी ट्रेड यूनियन, और बड़ी बड़ी तनख्वाहें भी होगी, भत्ते भी होंगे, रिटायरमेंट के भी सारे बेनिफिट। लेकिन आखिरकार विचार के लेवल पर आज वो हिंदुत्व का विचार, राष्ट्रवाद का विचार, राजनीतिक तौर पर अपने खुद के वर्ग के साथ एक दगाबाजी दिखाई देती, वह चेतना नहीं देता। तो कम से कम अब तो ये आज जिस तरह का असंतोष है, उन सब से सबक लेते हो। ये जो नीतिगत सवालों की लड़ाई, जो जैसे मान लीजिए किसान आंदोलन में एक लड़ाई थोप दी गई, लेकिन वो एक नीतिगत मसला था, लड़ाई का था, उसके ऊपर लड़ाई खड़ी हुई तो मजदूर की, किसान की एकता का भी, सांप्रदायिकता के खिलाफ भी एक राजनीतिक उसका एक नैरेटिव बनता दिखाई दिया। वो आड़ेता ही नहीं रहा, 3 कानून वापिस लो, आड़ेता ही नहीं रहा।
नेताओं के संबोधन में धीरे धीरे ये आगे मजदूर की किसान की एकता भी जरूरी है, उसमें महिला का भी होना जरूरी है।